तो आइए इस वीडियो के अंदर हम ब्लड में मौजूद प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने जाना था कि ब्लड जो है मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का मैट्रिक्स है, मतलब ब्लड का बेस है, जिसमें जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, चाहे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, वो इसी प्लाज्मा के अंदर सस्पेंड कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। प्लाज्मा की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये फेंट येलो कलर का होता है और स्लाइटली एल्कलाइन होता है। अगर हम बात करें प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन के बारे में, तो प्लाज्मा में जो है 90% वाटर होता है, 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट और बाकी जो 7 to 8% है वो प्रोटीन होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में 1 से 2% क्वांटिटी में जो है फूड मटेरियल भी प्रेजेंट रहता है। जनरली जो प्लाज्मा के अंदर फूड का जो कंटेंट है, फूड मटेरियल में अगर हम बात करें तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड्स, ये सब जो है कंटेंट हमारे प्लाज्मा में मिलते हैं और ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी देर पहले खाना खाया। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें प्लाज्मा के अंदर 12 घंटे पहले अगर हमने खाना खाया है तो प्लाज्मा में हमारे मतलब खाना खाने के 12 घंटे बाद प्लाज्मा के अंदर 80 to 100 mg जो है मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है पर 100 ml प्लाज्मा के अंदर रहना चाहिए। अगर इससे अमाउंट जो है ग्लूकोज का एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, और अगर इस क्वांटिटी से ग्लूकोज लेवल डाउन रहता है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम प्लाज्मल प्रोटीन्स की बात करें तो प्लाज्मल प्रोटीन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मल प्रोटीन जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। इन तीनों का जो है हमारे प्लाज्मा में, ब्लड में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? एल्ब्यूमिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस जो है ये हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में जो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है ये बनाए रखता है। अगर हम ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करें तो ग्लोबुलिन जो है ये जनरली हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बाय मेकिंग इम्यूनोग्लोबिन्स। वहीं अगर हम बात करें फाइब्रिनोजन के बारे में तो ये प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉट के समय जो है ये हेल्प करता है। मतलब जब कभी भी हमारी ब्लड वेसल जो है रप्चर हो जाती है, कहीं से टॉर्न हो जाती है, तो फाइब्रिनोजन जो है वहां पे जाके ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बारे में तो प्लाज्मा के अंदर जितने भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं वो सारे आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सोडियम और क्लोराइड आयन जो है ये प्लाज्मा के मेन कटायन और अनायन है। इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन, ये सब जो है प्लाज्मा के अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। हमने बात करा फूड मटेरियल के बारे में। फूड मटेरियल तो वैसे भी प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड है, ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड्स है, और इन सब की क्वांटिटी हमने जानी कि खाने के ऊपर डिपेंड करती है कि हमने जो है कितनी देर पहले खाना खाया है। इन सब के अलावा जो है प्लाज्मा के अंदर वेस्ट मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहते हैं, जो भी सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म जो वेस्ट होता है, सेल्यूलर मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे कि अगर हम यूरिया की बात करें जो कि प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो यूरिया प्रेजेंट रहता है। अगर यूरिया का फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं होता है किडनी के द्वारा तो हमें जो है यूरेमिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें हमारे प्लाज्मा में यूरिया का जो कंटेंट है वो ज्यादा रहता है। इसके अलावा हमारे प्लाज्मा के अंदर वेरियस हार्मोन्स और अदर चीजें जो है वो पाई जाती हैं, एंटीकोगुलेंट्स पाए जाते हैं, जो कि प्लाज्मा के अंदर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्लाज्मा और ब्लड के अंदर जो है क्या क्या कॉम्पोजिशन प्रेजेंट रहता है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जाना, ब्लड में प्लाज्मा का क्या रोल है और प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन कैसा होता है। इस वीडियो में हम जानते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में कि रेड ब्लड सेल जो है हमारे ब्लड में क्या अहमियत रखती है और इसका क्या रोल होता है। रेड ब्लड सेल को हम रेड ब्लड कॉर्पस सेल के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होती है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि इसका मेन काम है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, और इसी वजह से इनका डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से होता है कि इनके पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ताकि ये मैक्सिमम ऑक्सीजन को जो है कैरी कर सके। अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल के बारे में तो ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट है, मतलब ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की ही होती है। अगर हम देखें तो 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी जो है ये ब्लड में प्रेजेंट रहती है। अगर इनका काउंट कम हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसको हम अनीमिया कहते हैं। अगर इनका काउंट ज्यादा हो जाए तो उसको हम पॉलीथीमिया के नाम से जानते हैं।
अनीमिया के अंदर जिसमें कि इनका काउंट कम हो जाता है, हमारी बॉडी में किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन के नाम से हम जानते हैं। ये एरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है और बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है ज्यादा आरबीसी को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम रेड ब्लड सेल की शेप को देखें तो जनरली इसकी शेप जो है सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड डीन्यूक्लिएटेड डिस्क होती है। सर्कुलर शेप होती है, बाइकॉन्केव शेप होती है और डीन्यूक्लिएटेड मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। टू ईज द गैसियस डिफ्यूजन मतलब इसका ये शेप, इसका सर्कुलर और बाइकॉन्केव या डीन्यूक्लिएटेड शेप इसका इसलिए है ताकि गैसेस का इजी डिफ्यूजन जो है इसके अंदर और इसके बाहर जो है वो हो सके। दूसरे एनिमल्स जैसे कि अगर हम बात करें फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में जो है ओवल शेप की आरबीसी होती है, बाइकॉन्वेक्स शेप की होती है। वहीं अगर हम बात करें कैमल के अंदर तो कैमल में जो है इलोंगेटेड आरबीसी जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है उनकी बॉडी के फंक्शन के अकॉर्डिंग, उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो है रेड ब्लड सेल की जो शेप है वो डिफरेंट होती है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो 7 to 8 माइक्रोमीटर जो है इसका डायमीटर होता है और अप्रॉक्स 2 माइक्रोमीटर के आसपास जो है इसकी थिकनेस होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें आरबीसी का जो कलर होता है वो जनरली रेड होता है। अभी बात हम जानते हैं कि आरबीसी जो है क्योंकि ये हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है और इसका कलर रेड है, इसीलिए हमारे ओवरऑल ब्लड का कलर भी जो है वो जनरली रेड ही होता है। आरबीसी का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन का अगर हम स्ट्रक्चर समझें तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोबिन पार्ट जो कि प्रोटीनेशियस है और एक हीम पार्ट जो कि नॉन प्रोटीनेशियस होता है। अगर हम हीम पार्ट की बात करें तो हीम पार्ट जो है बेसिकली आयरन पोरफायरिन रिंग होती है इसमें। हीम पार्ट जो है नॉन प्रोटीनेशियस आयरन कंटेनिंग पार्ट है, ठीक है। जो है अगर हीमोग्लोबिन की इन दोनों पार्ट्स की बात करें तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो हीम होता है वो आपके 4 मॉलिक्यूल ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जो है ये आपका अटैच हो जाता है। और हमें पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन जो है इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन ही वो मॉलिक्यूल है या वो कंटेंट है आरबीसी में जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके एंड देन उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 12 से 16 ग्राम जो है पर 100 ml ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी जो है वो रहनी चाहिए। 12 to 16 ग्राम पर 100 ml जो है इसका नॉर्मल काउंट होता है और एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में। अगर हम बात करें इसकी फॉर्मेशन के बारे में तो आरबीसी की फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं और जो इसकी फॉर्मेशन है ये लिवर और स्प्लीन में होती है। अगर हम फीटस की बात करें, जो बच्चा अभी बन रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एरिथ्रोपोइसिस है वो लिवर और स्प्लीन में होती है, लेकिन जब अडल्ट फॉर्म आ जाती है ऑर्गेनिज्म की तो जो है रेड बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल जो है ये प्रोड्यूस होती है। अगर हम बात करें इसके लाइफ स्पैन के बारे में तो रेड ब्लड सेल जो है इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, मतलब हर 120 दिन के बाद जो है हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल होती है वो डेड होके और न्यू बन जाती है ना। अगर हम बात करें कि ये रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय कहां होती है, मतलब कहां जाके जो है इनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, तो स्प्लीन जो है बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का ग्रेवयार्ड कहलाता है। रेड ब्लड सेल का अगर हम मेन फंक्शन देखें तो इसका मेन काम ही यही है कि ये रेस्पिरेटरी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो है ये ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में करती है। आगे हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में और देखते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है और हमारे ब्लड में रोल क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जिनको हम डब्ल्यूबीसी से एब्रिविएट करते हैं। अगर इनकी काउंट की बात करें तो 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में ये प्रेजेंट रहती हैं। जनरली इनका काउंट जो है वो रेड ब्लड सेल से बहुत ही कम है। अगर इसकी साइज की बात हम करें तो इसका साइज जो है वो 12 to 20 माइक्रोमीटर जो है इसका डायमीटर होता है और ये जो है राउंड और इरेगुलर शेप की होती है। मतलब ये इनका अगर हम साइज देखें तो इनका साइज भी जो है वो आरबीसी से बड़ा होता है और ये जो है इरेगुलर शेप की प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें इनके कलर की तो दे आर जनरली कलरलेस, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि इनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन जैसा कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। दे आर न्यूक्लिएटेड सेल, ये न्यूक्लिएटेड सेल होती है, इनके पास न्यूक्लियस होता है, इनके सेल में गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल एक्सेट्रा ये सारे ऑर्गेनल जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। अगर इनकी फॉर्मेशन के बारे में हम बात करें तो फॉर्मेशन जो है इनकी रेड बोन मैरो में, थाइमस में, स्प्लीन में जो है देखी जाती है। वहीं अगर हम इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन जो है जनरली 3 to 4 डेज का होता है।
व्हाइट ब्लड सेल जो है ये मेनली दो टाइप की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो जैसा कि हमने देखा कि डब्ल्यूबीसी दो टाइप्स की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ए ग्रेन्युलोसाइट। इन दोनों में फर्क ये होता है कि ग्रेन्युलोसाइट की जो सेल है उनके पास कलर्ड ग्रेन्युल्स होते हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट जो होती है उनकी सेल के अंदर कलर्ड ग्रेन्युल्स नहीं होते। दूसरा, ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो मल्टी लोब्ड होते हैं, मतलब उनकी इसके न्यूक्लियस में जो है 3 से 4 लोब जो है जनरली देखे जाते हैं, इसीलिए इनको हम पीएमएनएल लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। मतलब कि जो इनके न्यूक्लियस होते हैं इनकी मल्टीपल मॉर्फोलॉजी होती है, मतलब मल्टीपल इनके पास लोब्यूल्स होते हैं। वहीं अगर हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो इनके जो लोब्स होते हैं, इनके न्यूक्लियस के पास जो है लोब्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम देखें तो एक ग्रेन्युलोसाइट जो है ये दो टाइप की होती है, एक मोनोसाइट, दूसरी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होती है ये सभी ल्यूकोसाइट्स में से सबसे लार्जेस्ट सेल होती है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीन शेप का होता है। ये मोटाइल होती है यानी कि ये मूवमेंट कर सकती है, ये जो है बेसिकली आपकी एमिबॉइड मूवमेंट करती है। और अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो ये फेगोसाइटोसिस करती है, मतलब कि अगर हमारे ब्लड में कोई पैथोजन एंटर करता है तो ये उसको एनगल्फ कर लेती है, निगल जाती है। वहीं अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स के बारे में तो लिम्फोसाइट्स दो टाइप की होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो है ये बेसिकली आपकी नॉन मोटाइल होती हैं और ये जो है बेसिकली आपके एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिनको हम एंटीबॉडीज के नाम से जानते हैं। ये एंटीबॉडीज जो है जनरली तब प्रोड्यूस होती हैं जब आपकी बॉडी में कोई एंटीजन, कोई पैथोजन जो है एंटर हो जाता है और ये एंटीबॉडीज जो है एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होती है जो कि उस पैथोजन को जाके किल कर देती हैं। जिसमें ये जो बी लिम्फोसाइट होती है ये आपका जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और ये जो टी लिम्फोसाइट होती है ये बी लिम्फोसाइट को हेल्प करती है, इसलिए इसको हम हेल्पर टी सेल के नाम से भी जानते हैं। लिम्फोसाइट जो होती है जनरली नॉन फैगोसाइटिक होती है, मतलब इनके ये जो है एनगल्फ नहीं करती हैं, ये एंटीबॉडीज बनाती हैं और वो एंटीबॉडीज जो है उनको पैथोजेंस को किल करती हैं। वही अगर हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में तो ग्रेन्युलोसाइट जो है ये 3 टाइप की होती है, एक बेसोफिल, एक ऑइसिनोफिल और तीसरी जो है न्यूट्रोफिल। अगर हम बेसोफिल के बारे में बात करें तो बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है ये एस शेप का न्यूक्लियस होता है। वही अगर हम बात करें ये अपने अंदर से हिस्टामाइन और हिपेरिन नाम के दो मॉलिक्यूल जो है, दो केमिकल जो है प्रोड्यूस करती है। हिस्टामाइन जो होता है ये बेसिकली हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चींटी काट ले तो उस एरिया पे जो है रेडनेस हो जाती है, उसमें आपको जो है इचिंग होने लगती है, तो वो बेसिकली हिस्टामाइन एलर्जिक रिएक्शन के लिए जो है ये रिस्पांसिबल है। अगर इसका काउंट की बात करें हम तो 0.5 to 1% जो है इसका टोटल ल्यूकोसाइट में से जो है ये 0.5 to 1% कैरी करती है। वहीं अगर हम बात करें ऑइसिनोफिल के बारे में तो ये बाइलोब्ड होती है, मतलब इनके न्यूक्लियस के 2 लोब होते हैं। ये एंटी हिस्टामाइन होती है, मतलब ये एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्सेज देती है। जिस भी व्यक्ति को एलर्जी होगी तो आप देखिए कि उसके अंदर जो है ऑइसिनोफिल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्सेज के लिए ये देखी जाती है। अगर हम देखें तो इसका दूसरा काम ब्लड को क्लॉट भी करना है, मतलब कि अगर हमारे ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करना है, मतलब अगर हमारे ब्लड में कहीं क्लॉट जम जाता है, कहीं एक्यूमुलेशन हो जाता है तो ये उस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर लेती है। अगर इसके काउंट की हम बात करें तो 2 to 3% जो है ये टोटल ल्यूकोसाइट इसका काउंट प्रेजेंट होता है। वही बात करें अगर हम न्यूट्रोफिल के बारे में तो न्यूट्रोफिल सेल जो होती है ये फैगोसाइटिक होती है नेचर में, ये भी जो है एमीबॉइड मूवमेंट करती है और कोई भी पैथोजन अगर आ जाता है हमारे ब्लड के अंदर तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको जो है एनगल्फ कर लेती है। अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ल्यूकोसाइट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी इसी की होती है, 60 to 65% जो है ये टोटल ल्यूकोसाइट जो है ये कैरी करती है। आगे हम जानेंगे प्लेटलेट का क्या कॉम्पोजिशन है और हमारे ब्लड में जो है प्लेटलेट का क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेटलेट्स के बारे में, ये हमारी आखिरी फॉर्म्ड एलिमेंट है। तो अगर इसके शेप की हम बात करें तो ये राउंड ओवल शेप की होती है। इसकी क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो हमारे ब्लड में इसकी क्वांटिटी जो है 2,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर जो है ये क्वांटिटी में प्रेजेंट रहती है। अगर इसकी साइज की हम बात करें तो 2 to 5 माइक्रोमीटर है, रेड ब्लड सेल के जैसा ही जो है इसकी भी साइज होता है। ये भी जो है ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी जैसे कलरलेस होती हैं, फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, मतलब ये जो प्लेटलेट्स हैं ये भी रेड बोन मैरो के अंदर ही जो है ये फॉर्म्ड होती हैं और इनके प्रोडक्शन को हम थ्रोम्बोपोइसिस के नाम से जानते हैं। अगर हम प्लेटलेट की लाइफ स्पैन की बात करें तो 3 to 7 डेज जो है इसका लाइफ स्पैन होता है। At a site of injury, platelet releases thromboplastin, which is also called clotting factor, that helps in blood clotting. मतलब कि
प्लेटलेट का जो मेन फंक्शन है हमारी बॉडी में वो ब्लड क्लॉटिंग का है। इन केस जब कभी भी हमारी ब्लड जो वेसल है वो रप्चर हो जाती है या कहीं से ब्लड लीक होने लगता है, तो वहां पे जाके उस इंजरी की साइड पे जाके प्लेटलेट जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के मॉलिक्यूल को, केमिकल को रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, वहां पे रुक जाता है, जिसकी वजह से लीकेज जो है, मतलब कि जो ब्लड एक्सेस जो बाहर निकल रहा है वो बच जाता है। आशा है आपको ब्लड के बारे में समझ में आया होगा।